एमसीक्यूज कर रहे हैं। सॉरी, लाइन ड्रॉप हो गई थी। तो दूसरी गाड़ी जो है स्पीड वी इज लेस देन यू, वी इज लेस देन यू। दोनों गाड़ियां अलग अलग स्पीड पे जा रही हैं, लेकिन जो पीछे वाली गाड़ी है वो थोड़ी स्लो है रिलेटिव, और उसका इसका मतलब है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। At time 0, car Y begins to accelerate with a constant acceleration. Car Y overtakes car X at time t is equal to t. Which graph could best show the variation with time t of the distance d between the cars? अब लॉजिकल बात है कि जब आप दो गाड़ियों को ओवरटेक कराते हैं तो उनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाता है। डिस्टेंस जो है वो जीरो होता है। पिछली गाड़ी स्लो है, स्लो होने का मतलब है कि शुरू में तो डिस्टेंस बढ़ रहा होगा, जब पीछे गाड़ी स्लो है आगे वाली फास्ट है तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेपरेशन बढ़ेगी, मतलब डी बढ़ेगा। थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ेगा और फिर कम होना शुरू हो जाएगा। अब वो कह रहा है, ये ख्याल रखिएगा, ग्राफ डिस्टेंस टाइम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और वो कह रहे हैं कि देयर इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, अब फैजान अगर आप हैं और आपके अगर अभी आपने ज्वाइन किया है तो आप देखो इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चंस करने का बेस्ट तरीका होता है एलिमिनेशन। जो ऑप्शंस नहीं वर्केबल उनको हटा दें। अब जैसे डी वाला ऑप्शन में हटा रहा हूं क्योंकि डी में लाइन स्ट्रेट है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी यानी जीरो एक्सेलरेशन, तो ये तो गलत है। अच्छा, अब सी में क्या मसला है? सी में ना डिस्टेंस डायरेक्टली डी नॉट से कम हुआ है, जबकि इसने बोला था कि, देखो इसने बोला था v इज लेस देन u। अगर v इज लेस देन u है तो शुरू में तो डिस्टेंस बढ़ना चाहिए, शुरू में इनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो बढ़ना चाहिए और फिर कम होना चाहिए, तो इसलिए गलत है। अब दो रह गए हैं, ए और बी। ए और बी दोनों कंडीशन पूरी कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको गौर से देखना पड़ेगा शेप। अब ये वो चीजें जो मैंने नोट्स में करवाई थी और आपको बताया था कि इस पर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये वाला जो शेप होता है, ये वाला, इसका मतलब होता है कि ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, और इसका मतलब होता है ग्रेडियंट इज इंक्रीजिंग।
तो उसने बोला था गाड़ियां ओवरटेक करेंगी, ओवरटेक तो तभी करेंगी ना जब पिछली गाड़ी स्पीड बढ़ाएगी, उसका ग्रेडियंट बेसिकली जो जो ग्रेडियंट है वो वेलोसिटी है, वेलोसिटी बढ़नी चाहिए। यहां पर ये जो शेप है इसका मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इस शेप का मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसलिए हमें फिर ये सूट करेगा। अब आ जाए 141। 141, द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार changes as shown. What is the acceleration of the car? y पर वेलोसिटी है, x पे टाइम है। हाँ, यूनिट कन्वर्जन में अपनी फेवरेट चालाकी कर रहे हैं, किलोमीटर पर आर। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका जो ग्रेडियंट होता है m, वो एक्सेलरेशन बताता है। तो इसका मतलब है कि हमें एक्सेलरेशन निकालने के लिए ग्रेडियंट चाहिए। 2 पॉइंट तो 0 0 में फिट हो गए। अब ऐसा करते हैं कि 4 पे रीड कर लेते हैं, ये 4 है, और तुम लोग मुझे रीड कर दो कि ये नंबर क्या है 100 के बिल्कुल ऊपर। इसको क्या 110 ले लूं या 105 लूं? ये पॉइंट तो 0 0 है, 105 ले लेता हूं। तो ये नंबर है 105, इसको मैं कर देता हूं इंटू 1000 अपॉन 3600। ये क्यों कर रहा हूं? ताकि ये मीटर पर सेकंड में आ जाए। जब ये आ जाएगा तो फिर इसको यहां रख देंगे। ग्रेडियंट का फॉर्मूला, पहला नंबर तो 0 0 है तो मैं खाली ये लिख देता हूं। चलो कन्वर्ट करके दे दो। 105 इंटू 1000 अपॉन 3600, ये 2 0 तो 2 0 से कट जाएंगे। बाकी तुम लोग मुझे डिवाइड करके जरा आंसर बता दो कितना होता है, ताकि मैं रख कर फिर y अपॉन एक्स करूं। शाबाश, कैलकुलेशन कर दो। 29.16 बता रहे हो आप? सही है, 29.16 अपॉन एक्स में ले रहा हूं 4। डिवाइड करके देखो 29.16 अपॉन 4। 7.29। फिर इसका आंसर है डी। A stone is dropped from a height of 20 meter, ये वाला देखिएगा, above water. The graph shows the variation with time of the velocity of the stone. स्टोन के ऊपर एयर रेजिस्टेंस तो ना होने के बराबर होती है। स्टोन ऊपर, पहले स्टोन की वेलोसिटी बढ़ रही थी, अब ये स्टोन की वेलोसिटी कम कैसे हुई? एयर रेजिस्टेंस से तो मुश्किल लगता है। हाँ, पानी में हिट हुआ होगा तो अलग बात है। देखना ये पड़ेगा कि वाटर है कहाँ। ये जो पार्ट है इसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ये वाले पार्ट में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। यहां वेलोसिटी कांस्टेंट है और यहां वेलोसिटी 0 है।
अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने उसको एक हाइट से गिराया है ना, यूं करके, जैसे ये हाइट ले लो और ये वाटर है और यहाँ पर नीचे पूरा पानी होगा। यहां से स्टोन को गिराया, स्टोन आकर पानी को हिट करेगा और पानी के अंदर जाएगा। जब पानी के अंदर जाएगा ना, तो वहां स्टोन की वेलोसिटी कम होगी क्योंकि पानी की डेंसिटी इतनी होती है। तो अगर सपोज करो ये पोजीशन ए है और ये बी है, तो मुझे लगता है कि ये पोजीशन ए है और ये बी है। फिर स्टोन पानी के अंदर चला गया और अंदर जाकर पानी की बॉटम में गिर गया होगा। ठीक है, ये हमें पता चल गया। कह रहे हैं कि ये बताओ 4 सेकेंड, ये है 4 सेकेंड के बाद, तो 4 सेकेंड तक वो स्टोन ट्रेवल करता रहा है और यहाँ ये पोजीशन है जहां स्टोन ने वाटर को हिट किया। अब तुम लोग बताओ कि सरफेस ऑफ वाटर जो है वो कितने डिस्टेंस पर है। ऐसा करते हैं, वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना, वो डिस्टेंस होता है। तो इसका एरिया मैं निकाल लेता हूं, हाफ इंटू 2 इंटू 20, ट्राइंगल है ना, हाफ इंटू 2 इंटू 20, ये वापस 20 मीटर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पानी जो है ना वो 20 मीटर की हाइट पर है। ये जो हाइट है, इट लुक्स टू बी 20 मीटर। तो वो कह रहे हैं कि बताओ स्टोन जो है वो 4 सेकंड के बाद कहाँ होगा। हमने ये तो पता कर लिया कि 20 मीटर पे तो पानी को हिट कर गया। अब तुम लोग मुझे हेल्प करो और बाकी एरिया भी निकलवा दो। ये वाला एरिया, ये वाला, ये लग रहा है ट्राइंगल, तो इसका एरिया होगा, ये वाली चीज है 2 और ये 5 है, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो बी पर स्टोन पानी को हिट कर चुका है, तो फिर ये पानी के अंदर गया है और पानी के अंदर ये कितना गया है, तो ये आपको डिस्टेंस मिल रहा है 10। इसका मतलब स्टोन ने टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो 30 है। 20 मीटर उसने पानी के ऊपर ट्रेवल किया है, ये जो हमने ये शो किया है। फिर स्टोन पानी के अंदर जाएगा और ये वाला डिस्टेंस जो है ये 10 मीटर है। तो आप ऑप्शन सेलेक्ट करो, कौन सा ऑप्शन होगा। 20 meter stone has traveled above water and 10 meter stone has traveled under water। नहीं, डी नहीं हो सकता ना फिजान, डी तो 30 मीटर है ना, 30 तो टोटल है। हवा में ट्रेवल किया है, ये जो एयर है इसमें ट्रेवल किया है 20 और वाटर के अंदर ट्रेवल किया 10, इस तरह 30 हो रहा है। तो डी तो नहीं हो सकता, डी तो 30 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर है। और सी भी गलत है, उसमें भी वो कह रहे हैं 20 मीटर बिलो। बिलो पे 20 मीटर नहीं है, बिलो पे 10 मीटर है। हाँ, फिर सही आंसर है बी।
हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं 139. A skydiver falls from an aircraft that is moving horizontally. ये तो आ गया है, ये प्रोजेक्टाइल है. अभी हम प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन नहीं करते, वो हमें फिर मसला होगा. A tennis ball is released from rest at t0 and falls through air for a long time. डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स जो होते हैं उनका ग्रेडियंट स्पीड होता है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स का जो, हाँ, जब ऑब्जेक्ट गिरता है तो वेलोसिटी बढ़ती है. सवाल में ये भी बात इंटरेस्टिंग है जो नोट करनी चाहिए कि वो कह रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, और है भी टेनिस की बॉल. इसका मतलब है कि ये सवाल टर्मिनल वेलोसिटी का है, क्योंकि टेनिस की बॉल जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी टच कर सकती है. शुरू में वेलोसिटी बढ़ेगी और फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी. बाकी लोग भी कंक्लूड करें. वेलोसिटी शुरू में बढ़ेगी. अब जाहिर है अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो बी तो हो नहीं सकता, बी में तो ग्रेडियंट कम हो रहा है. बी में ग्रेडियंट कम हो रहा है तो बी तो नहीं हो सकता. सी में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है थ्रू आउट द वे. वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस. जबकि हम जानते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट हुई नहीं. अच्छा, इसमें हमारे पास जो ऑप्शन रह जाता है फिर, हाँ, लेकिन वो नोट्स पढ़ने पड़ेंगे ना सारे. जब तक आप नोट्स नहीं पढ़ोगे नहीं होगा. ये वाली शेप देखो, पहले ऐसे बेंड हुआ और फिर लाइन स्ट्रेट है. बेंड होने का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज हुई. स्ट्रेट लाइन का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई.
ये आपका हो गया डी। जो नोट्स मैंने क्लास में करवाए थे वो सारे याद करने पड़ेंगे क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत क्लोज आते हैं। चलो अब इसमें a lead sphere is released from rest at point X a long way above the surface of a planet. The sphere falls in a vacuum, मतलब air resistance नहीं है. After a time of 4 seconds, it has fallen through a vertical distance of 3 meters. नहीं, वो नोट्स को याद करना पड़ता है और ये जो पास पेपर होते हैं उसको साथ साथ करते रहे ना तो ये हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होता। जब आप स्केचेस याद कर लेते हैं तो फिर वो डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम के स्केचेस मेमोराइज कर ले, वो भी सही है। आफ्टर अ टाइम ऑफ 4 सेकंड इट हैज फॉलन थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। assume the acceleration of free fall is constant. How far will the sphere have fallen from point X at a time of 20 seconds after its release? तो अब सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने। अब ये वो प्लैनेट की सरफेस कर लो और ये वो स्टोन कर लो और ये पॉइंट एक्स है और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, स्टोन ऐसे गिर रहा है नीचे और टाइम है 4 सेकेंड और उस वक्त जो हाइट है वो है 3 मीटर। तो ऐसा करते हैं, वैसे क्वेश्चन तो 20 सेकेंड के बाद पर है लेकिन अभी जो डेटा हमारे पास है उसको रख के ना और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मेरे पास है 3, यू की वैल्यू है 0 इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन निकालना है और टी की वैल्यू है 4। अब तुम लोग मुझे कैलकुलेशन करके दो। 3 0 तो पूरे को 0 कर देगा, 16/2 a। तुम लोग मुझे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दो। उसने बोला है कि जो एक्सेलरेशन है ना वो कांस्टेंट है, ये वाला। तो ऐसा करते हैं, पहले पहली वाली इंफॉर्मेशन से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तुम लोग मुझे एक्सेलरेशन निकाल के तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 3/8। एक्सेलरेशन आ रहा है 3/8। ठीक है, एक्सेलरेशन 3/8 हो गया। अब हमें पता ये करना था, अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो हमें पता करना था, अगर तुम यहां से पढ़ो, यहां से, हाउ फार विल द स्फीयर हैव फॉलन फ्रॉम पॉइंट एक्स एट अ टाइम ऑफ 20 सेकेंड आफ्टर इट्स रिलीज। अब ऐसा करते हैं कि टाइम को कर देते हैं
20, लाइन को कर देते हैं 20 और हाइट क्वेश्चन मार्क कर दिया। सिचुएशन वही है, वही मोशन है, लेकिन उसने डेटा का दूसरा सेगमेंट यूज किया। तो अब हम क्या करें कि हम फॉर्मूला वापस लगा लें, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि आपको S तो निकालना है, U 0 है और T 20 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 3/8। इससे जो आंसर अब एक बच्चे ने बताया है मुझे, वो है 75 मीटर। चलो अब आ जाओ 136 पर। A ball is thrown vertically upward from ground level and reaches a maximum height of 12.7 meter before falling back to ground level. Assume air resistance is negligible. तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो g के बराबर हो गया। मैक्सिमम हाइट दी हुई है 12.7, ऊपर जाने का टाइम निकाल लेते हैं, वही नीचे आने का होगा, उसको डबल कर देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन शुरू करो। कॉपी पेंसिल हमेशा एमसीक्यू करते वक्त साथ रखो ताकि तुम्हें पूरी वर्किंग करने का हो, क्योंकि एमसीक्यूज मुश्किल होते हैं और प्रॉपर वर्किंग करनी चाहिए। तो आप लोग मेरे साथ वर्किंग करो ताकि आपका इस पे प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा करते हैं कि इसने बॉल को ऊपर फेंका है ना, तो बॉल जो है ये ग्राउंड लेवल कर लेते हैं, यहां से बॉल ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन ले लेते हैं -g, फाइनल वेलोसिटी 0 कर देते हैं। और हाइट कितनी है, हाइट है 12.7 मीटर। हमें निकालना है टाइम। यू पता है हमें फ्रॉम ग्राउंड लेवल, नहीं यू नहीं पता, सही है, हमें टाइम निकालना है। तो या तो ऐसा करते हैं कि 2as से जाते हैं, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से कर लेते हैं। अब ये हमारी मर्जी है कि हम अपवर्ड मोशन लें या डाउनवर्ड, दोनों मोशन बराबर हैं क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल है। ऐसा करते हैं कि ना इसमें ले लेते हैं, हमें एक फायदा होगा, हम क्या करते हैं इसकी डाउनवर्ड मोशन ले लेते हैं। डाउनवर्ड मोशन अगर लूंगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर मैं ऊपर से नीचे लाता हूं तो यू 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू है +g 9.81 और हमें निकालना है टी। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसमें फायदा हो जाएगा क्योंकि u 0 हो गया, तो u 0 हो गया तो ये पूरी चीज 0 हो जाएगी। हाफ 9.81 का इंटू टी स्क्वायर और 12.7, इसको रख के टी निकालो, शाबाश। वर्किंग शेयर करो और फिर रख कर टी निकालो।
जो आंसर आएगा उसको फिर डबल करना, क्योंकि इसने बोला है फाइंड द टोटल टाइम। जो आंसर तुम्हारे पास आएगा उसको इंटू 2 कर देना और फिर मुझे बता देना। 3.2 सही है, 20 आंसर। The velocity time graph for an object of mass 2.5 kg is shown. What is the resultant force acting on the object? Y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे टाइम है। अगर ऐसा हो तो जो ग्रेडियंट होता है वो, उसने बोला है डबल ना, पिछले पार्ट में उसने वो सवाल में बोला है यहाँ पर टोटल टाइम आने जाने का, फॉर विच द बॉल इज इन द एयर। तो आने का टाइम है 1.6, जाने का भी 1.6 होगा, तो टोटल टाइम जिसमें बॉल हवा में रही वो पूछ रहा है। चलो भी, अब आगे मुझे अगले पार्ट के लिए गाइड करो। ये बताओ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर है तो उसका ग्रेडियंट क्या होता है? व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम? डिस्प्लेसमेंट है? नहीं नहीं, आप कह रहे हो मैंने नोट्स पढ़े, नोट्स तो देखो ना यार। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? व्हाट इज ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ? व्हाट इज v अपॉन t? व्हाट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम? मैं एरिया नहीं पूछ रहा, आस्किंग फॉर ग्रेडियंट। हाँ अब सही बताया, शाबाश। तो ऐसा करो कि पहले मुझे एक्सेलरेशन निकाल दो। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। मास तो दिया हुआ है, एक्सेलरेशन यहां से निकाल दो मुझे। 2 पॉइंट्स लो, ये नंबर है 3 और ये 15 ले लेता हूं, ये 0 ले लेता हूं और ये वाला 12, ये लगा दो। एक्सेलरेशन निकल आएगा 3/5, फिर F इज इक्वल टू एम ए लगाओ। मास ऊपर दिया हुआ है 2.5, अब ये सॉल्व कर लो।
अच्छा 1.5 आ रहा है। 1.5 का मतलब फिर आंसर सी है। ये अनसर्टेनिटी बीच में कैसे है? वन 133 करते हैं। The speed of a wave in deep water depends upon its wavelength L and the acceleration of free fall g. What is the possible equation for the speed of the wave? जब ऐसे सवाल पेपर में आए तो उनको करो बेस यूनिट के साथ। तुम्हें पता है कि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो इन सबको सॉल्व कर लो। जैसे पहला फॉर्मूला दे रहा है अंडर रूट जी एल अपॉन 2 पाई। तो 2 पाई तो हट जाएगा यूनिट की गेम में, क्योंकि यूनिट में कांस्टेंट नहीं आते। जी एल जरा इसको बनाते हैं। देखो जी का मतलब होगा ms-2 और एल का मतलब है वेवलेंथ, वो भी मीटर होगा। इसको जोड़ूं तो m स्क्वायर s-2 बन गया। इसका मतलब होगा ms-1 का स्क्वायर। स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे और ये आ जाएगा ms-1। तो 133 का आंसर जो आ रहा है 133 का आंसर आ रहा है ए। ऐसे सवाल हमेशा यूनिट से करो। अब 132 देख लो। A helium atom of mass m collides normally with a wall. The atom arrives at the wall with a speed v and then rebounds its original path. ये तो मोमेंटम आ गया। ये सवाल दूसरा है। ये वाला सवाल छोड़ देते हैं फिर। मैं अब कर रहा हूं 131। A stone is dropped from a tall building. Air resistance is significant. Air resistance neglect नहीं कर सकते, यानी acceleration is not equal to g. The variation of distance fallen with time is shown by the dash line. ये पहले स्टोन का रास्ता है, बिल्कुल हल्का सा कर्व हुआ फिर लाइन स्ट्रेट हो गई। A second stone with the same dimensions but a smaller mass is dropped from the same building. दूसरा जो स्टोन है उसका मास कम है। अब ये कह रहे हैं बताओ कौन सा ग्राफ बनेगा। एक्सेलरेशन तो सेम रहता है बट
वेलोसिटी में फर्क है ना, क्योंकि दूसरा मास हल्का है। जो मास उसके बाद फेंका है। अच्छा ये बताएं सब लोग, जो लोग ऑनलाइन है, ये बताएं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? गुड। अगर ये मास कम है तो उसकी स्पीड कम होगी, तो ये दोनों तो हट गए, इनकी स्पीड, इनका ग्रेडियंट तो इस वाले से ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब इनकी स्पीड ज्यादा है। अब सी और डी में फैसला करो। डी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, अगर गौर से देखोगे तो डी का ग्राफ शुरू ही से सीधा है, जबकि जब हवा की रेजिस्टेंस होती है ना, तो पहले ग्राफ थोड़ा सा बेंड करता है और फिर स्ट्रेट लाइन बनती है। सी में वो चीज नजर आ रही है, पहले हल्का सा बेंड हुआ, वेलोसिटी बढ़ी और फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। मैं दोबारा समझाता हूं, सी और डी में क्या फर्क है। सी में हल्का सा ग्राफ बेंड है, ये जो एयर रेजिस्टेंस होती है ना, जो एयर रेजिस्टेंस है उसका ग्राफ ऐसा होता है और फिर लाइन स्ट्रेट होती है। बेंड का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज करेगी ना। ये सब चीजें वो है जो बार बार जैसे मैंने बताया ना कि नोट्स देखने पड़ेंगे। मैं दोबारा समझाता हूँ, गौर से देखो। ग्राफ पहले ऐसे बेंड करता है और फिर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब होता है वेलोसिटी इंक्रीजेस, और इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ये फर्क है। जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका ग्राफ ऐसा बनता है। पहले हल्का सा मुड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी और फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। डी में गलती ये आ रही है कि डी में तो ये शुरू से कांस्टेंट है, लाइन स्ट्रेट है, स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, पहले हल्का सा कर्व करे और फिर स्ट्रेट हो जाए। चलें फिर आज का काम यहीं तक रख लेते हैं। इट्स ओवर फॉर टुडे, और हम इंशाल्लाह इसको अपनी जो अगली क्लास है उसमें कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज।